एक और कोरोना तो दूसरी ओर बंगाल चुनाव की चर्चा सर्वाधिक चल रही है। हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आखिर बंगाल चुनाव में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, किसे नहीं, क्या है वहां की जनता का अपना मत। इन्हीं सब बातों को और वहां के हालातों को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दोपहर ग्रुप के चेयरमैन नवनीत शुक्ला। सर, एक बार पुनः आपका स्वागत है। और हम देश के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला मुद्दा आ रहा है बंगाल चुनाव का। और बंगाल चुनाव पे आपकी काफ़ी स्टडी रही है। कल ही वहाँ पर छठे चरण का मतदान जो है संपन्न हुआ है और 80% वहाँ मतदान हुआ है। और इसको इसलिए हम माना जा रहा है कि हैं के हाथ में थी और लोकसभा स्तर पर विधानसभा क्षेत्र में जाते थे। पूरा आकलन तो हमसे सुने ही सुनेंगे, लेकिन शुरुआत वहीं से करते हैं कि प्रधानमंत्री आज बंगाल नहीं जा रहे हैं। इस निर्णय का उस चुनाव पे क्या असर पड़ेगा और खुद देश इसको कैसे लेगा? देखिए, अभी सब चीज़ों में बहुत देर हो गई जी, है ना। जो पश्चिम बंगाल के तमाम डॉक्टर हैं और जिन लोगों ने बंगाल के अखबारों में छप रहा है, जिसे मैं देख रहा था जी, कि उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद में 40,000 लोग कोरोना मरीज होंगे जो जीवन में संघर्ष करते हुए दिखेंगे यहाँ, जी, है ना। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी पश्चिम बंगाल के लिए। राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में हमने 40,000 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया है, जी, है ना। अब आप चाहे सभा करें या नहीं करें, कायदे से आप प्रधानमंत्री जो है वो इस देश के राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं, है ना, क्योंकि वो उन्होंने जिस तरीका का उनका अभी लिया है वो राष्ट्रपिता से कम नहीं है। तो राष्ट्रपिता का दायित्व ये होता है कि वो खुद अपने आप को मॉडल में पेश करें। बेहतर होता है कि राहुल गांधी के पहले वो खुद ये कहते हैं कि भाई जिसको भी वोट देना, जो सरकार आपका भला करती दिखी हो आप उसे वोट दीजिए। मैं किसी जीवन का खिलवाड़ करके अब लाशों के राजनीति नहीं करेंगे। हम सब लोग हैं, लोगों के भरोसे पे छोड़ दें प्रदेश, लोगों को जिन्हें वोट देना हो वे दें। हम हमारे यहाँ हम प्रचार करेंगे, हम जो मॉडल है हमारा देश का, हम उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहे हैं। मैं सोचता हूँ शायद उनका कद भी बढ़ता और लोगों की नज़र में सम्मान भी बढ़ता। अब हालत ये है आज की तारीख में कि प्रधानमंत्री की अपनी छवि जो है वो इतनी नीचे आ चुकी है इन सब राजनीति के कारण कि लोग मानने लगे हैं कि भले ही आपने जो है आज की सभा कैंसिल कर दी हो, पर लोग इसे नौटंकी के अलावा कुछ नहीं मानते। पहली बात। दूसरा, अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है जी। पंडित जी, हम जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिसको मैंने खूब गहन अध्ययन किया है, वो मुझे बता रहा है कि अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम करने में सफल होगी जी, तो ये मान के चलिए कि वहां पे तीसरा कोई कार्ड चलेगा जी। और भाजपा का ये प्रयास सभी जगह पे रहता है कि जितना मैक्सिमम हिंदू मुस्लिम हो जाएगा चुनाव, ध्रुवीकरण वोटों का, उसके आधार पर चुनाव जीतती है पार्टी। आपको एक बात और समझना पड़ेगी, पश्चिम बंगाल का स्वभाव और दिल्ली का स्वभाव जो है वो बहुत एक जैसा दिखता है मुझे, है ना। या तो ये होगा कि भाजपा जो है वो दहाई की उसमें ही उलझी रहेगी जी, है ना, हाशिए पे आ जाएगी, मतलब दहाई पे आके उलझी रहेगी, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएगी। कब? जब दिल्ली मोड़ पे चुनाव हो गया था, जिसकी संभावना मुझे बहुत ज्यादा दिखती है ना। दूसरा, आप ये भी मानिए कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद में भाजपा का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ा नहीं है। अगर 2% भी नीचे गया होगा तो 1.25% पे सरकारें पलट जाती है ना। तो हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि 100 रुपए लीटर का पेट्रोल, कोरोना महामारी, भयानक महंगाई, ये सब चीजें भी काम करेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगी। दूसरा, आप ये भी समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल की 30% आबादी जो है वो बॉर्डर से लगी हुई जो है बांग्लादेश, वो ये लंबे समय से मान रही है कि ये सरकार जो है ये हिंदू मुस्लिम का खेलने के अलावा कुछ नहीं करती। इसलिए मुझे इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं दिखती कि वहां आप सरकार बना पाओगे। अगर हिंदू मुस्लिम हो गया तो आप यकीन रखिए 200-250 सीटें आ जाएगी आपकी, फिर तो भाजपा सबको क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। और अगर ये कार्ड भाजपा का दिल्ली की तरह फेल हो गया तो परिणाम सबके सामने होंगे कि हम किस स्थिति में ये सरकार वहां पे आएगी। दूसरा, आप दोनों चीजें वहां पे जो मैं अखबारों में देख रहा था, टेलीग्राफ में भी छापा था कि एक और प्रधानमंत्री का उन्होंने लिखा कि एक और प्रधानमंत्री जो है वो 10 लाख और 5 लाख का पेन रख के और जो है उनके कपड़ों पर हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी की सादगी के बारे में उनके पास केवल 4 साड़ियां हैं और 2 जोड़ चप्पल है और केवल 17 लाख रुपए की उनकी कुल संपत्ति है। वो पिछले बार 19 थी, इस बार 17 लाख की। वो उसी मकान में रह रही हैं, उसी टापरे में रह रही हैं जहां वो पहले रहा करती थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वहीं रह रही हैं। बताइए,
तो ये सादगी जो है ये कहीं ना कहीं तो लोगों गांधी के प्रति लोग क्यों आए पीछे? गांधी के पीछे भी तो इसीलिए लोग आए ना कि यार जो उनका चाल चलन है वो सामने दिखता रहा, वो हवा के साथ नहीं। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में एक फैक्टर काम नहीं करेगा, पश्चिम बंगाल में कई फैक्टर काम करेंगे। और एक और चीज है कि ये चुनाव जो है ये 2024 के चुनाव का भविष्य भी लिखेगा। पांचों राज्यों का जो चुनाव है इसमें पश्चिम बंगाल और आसाम जो है ये आने वाले 2024 के चुनाव की आगे की नीति और निर्धारण दोनों भी तय करेगा। अगर ये नहीं हुआ तो आगे का भविष्य क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि इन चुनाव के बाद में इस देश की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? 70 में जब इंदिरा जी ने सब नेताओं को जेल में डाल दिया और सीबीआई की जांच और छापे और सब पढ़ने लगे, तो जो जेल में गए नेता वो ऐसे तो विचारधारा में एक दूसरे के खिलाफ थे, पर जैसे जेल में गए ना तो उनकी समझ में आ गया कि भैया अगर एक साथ नहीं आए तो ये जो है हमारा, तो ये चुनाव जो है ये सारे तमाम इस बार नहीं होना तो सब एक हो गए। इस बार मोदी नहीं होना तो आप देखिए कि 26 दल मिलकर इस बार सरकार बनाने के लिए बढ़ जाएंगे कि कुछ भी हो नहीं होना। सर हाँ बिल्कुल, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। दो छोटे छोटे सवाल बीच में आते हैं कि एक तो 2 चरण बचे हैं, जब तीसरा चरण चला था तब उसके पहले के 5 चरण में शायद मुस्लिम जो पवित्र महीना रमजान शुरू नहीं हुआ था, तो एक तो ये सवाल उठता है क्या इन 2 चरणों में उस रमजान महीने का मतदान में फर्क पड़ेगा, क्योंकि मतदान 80% हो रहा। तो एक सवाल लोग ये पूछते हैं क्या जनता खुद अवेयरनेस नहीं कोरोना के बारे में हो रहा है, उस पर कोई असर नहीं दिख रहा, मतलब जनता खुद भी कोरोना से बचना नहीं चाह रही है वो खुद भी। तीसरा सवाल ये आता है कि कई अखबारों में आया कि ममता बनर्जी ने चुनाव किसी भी एक कोरोना व्यू या डिपार्टमेंट की मीटिंग में कभी भाग लिया, जबकि वो खुद स्वास्थ्य विभाग की वहाँ मंत्री हैं। कैसे देखते हैं इन 4-5 चीजों को? देखिए क्या होता है, जब आप ये भी तो देखिए कि प्रधानमंत्री जो है वो खुद का पिछले जब से बंगाल के चुनाव में लगे थे तो प्रधानमंत्री कौन सी बैठक ले लिया आप बताइए, 1-1 लाख की रैली वो भी तो कर ही रहे थे ना। आप ममता बनर्जी के लिए तो जरूरी ये था कि वो सत्ता में बनी रहे, निश्चित रूप से कि वो तो रहेंगी। पर दूसरी बात ये है कि ये चुनाव ऐसे होते हैं पंडित जी कि इसमें आदमी अपने 5 साल हिसाब भी चुकता करता है जाके उसको एक उसके पास में मेरे को जो है तकलीफ उठाई है अगर मैंने, तो भैया मैं तो जाके चाहे भले ही कोरोना हो कि नहीं हो, विकलांग क्यों जाता है वोट डालने के लिए, सही बात है ना। तो वोट की ताकत वो समझता है। उस देश में हम आज भी जो ये लोकतंत्र का जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा गया है तो इसी देश में लिखा गया ना। आप बताइए 100 साल का जो 70-75 साल का ग्रंथ है हमारा लोकतंत्र का, वो इसीलिए तो लिखा गया कि लोग घरों से बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए, और लोग घर छोड़ के भी आते हैं। जिसको लोग गोदी में उठा के लाते हैं ना उसी को बाद में घर छोड़ भी आते हैं लोग आके, इसीलिए तो हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। और पश्चिम बंगाल में 80% वोटिंग कोई पहली बार नहीं हो रही, इसके पहले भी हो चुकी है। 1-8% के अंतर से कोई मायना नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए केरल में वोटिंग जबरदस्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि 100% लिटरेसी। पश्चिम बंगाल में भी आत्मा समझ वहाँ अनपढ़ जाएगी है ना, वहाँ पर भी एजुकेशन जबरदस्त है। आप मानिए कि देश की जो नब्ज में पकड़े रखने वाले अधिकारी हैं वो मैक्सिमम बंगाली है। तो जिस प्रकार से बन रहा है, और अभी 26 या 29 2 चरण और शेष बच्चे, इसके बाद 2 तारीख को पूरा रुख साफ हो जाएगा। इसमें एक चीज और भी है, मुझे लगता है शायद चुनाव आयोग दोनों को मिला के 29 तारीख को एक बार भी चुनाव करा देगा इस बार, पहली बार, क्योंकि अब हालत झेलने की पश्चिम बंगाल की भी नहीं है महामारी। दूसरा सुप्रीम कोर्ट से लेकर दूसरी कोर्टें भी कस गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी हो सकता है कि 29 तारीख को दोनों चरणों में चुनाव आयोग एक साथ करवा दे, क्योंकि ये भी अपने आप एक मॉडल होगा चुनाव आयोग के लिए कि महामारी से बचने के लिए सारी तैयारी की जा सकती है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि चुनाव आयोग पे जब बिहार चुनाव कराया था तब भी सवाल उठा था, और शायद यही कारण रहा कि उन्होंने इस समय बिहार के जो पंचायत चुनाव होने थे उनको पिछले दिनों रद्द करा है। चलिए हम बंगाल पे आते हैं। आपने रैली की बात हमने करी, राजनीतिक चटकारे लेके बात करते हैं तो अमित शाह बोलते हैं, कैलाश जी इंदौर के बोलते हैं कि राहुल जी के पास रैली थी कौन सी जिन्होंने रद्द कर दी कि कोरोना कारण मैं ले नहीं पाऊंगा। तो कैसे देख रहे हैं आपकी वाकई कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ राहुल जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए कांग्रेस की स्थिति का सवाल यह नहीं है, सवाल लोगों के बचाने का है। राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने फरवरी महीने में पिछले साल कहा था जी। कि भैया कोरोना इस देश में आने की कगार पर है, सबसे पहले आप प्रतिबंध लगाइए, बाहर की फ्लाइट रोकिए, जी। और हम नमस्ते ट्रंप में लगे रहे। जी। राहुल गांधी ने जब भी जो कहा है उसको हमने इसलिए केवल अवॉइड कर दिया कि वो विपक्ष के नेता भी नहीं है और उनकी कोई वॉइस नहीं। जी। तो पर मेरा ये मानना है, इस देश के गंभीर सलाहकारों की बात जरूर समझना पड़ेगी जी। कि सलाह देने वाला आदमी कोई उसकी सलाह पे, राहुल गांधी ने कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए आयात करना शुरू कर दीजिए, दूसरे वैक्सीनेशन को भी इस देश में ले आइए तो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। जी। जी। आज आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। आप आज रशिया आप मंगा रहे हो कि नहीं? रशिया से आपने स्पुतनिक को अनुमति दे दी, आप अन्य देशों की मंगा रहे हो ना वैक्सीनेशन, क्यों मंगा रहे हो आप? जी। मेरा ये मानना, सलाह किसी भी की हुई हो, देश के लिए अगर अच्छी सलाह है तो ये लेनी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री भी ये बात बोल चुके थे कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इस देश बचाने के लिए मनमोहन सिंह जी से भी सलाह लूंगा। जी। जी। सर, अभी जब हम आपको लाइव कर रहे हैं तो बहुत सारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं। आपके परिचित हमारे परिचित हैं और जिनसे हम मासिक चर्चा करते हैं तत्काल टाइम में, देवेंद्र दुबगे जी भी आपसे सम्मुख नमस्कार बोल रहे हैं। और चलते चलते 2 सवाल, आपने कोरोना वैक्सीन का जिक्र कर दिया तो पूरे देश के बारे में अब चर्चा चल रही है। 18 साल में 1 मई से लगना शुरू हो जाएगा। किस तरह देखते हैं आप कि जब टीकाकरण शुरू हो जाएगा तो वर्तमान स्थिति से हम कैसे उभर पाएंगे, और क्या टीकाकरण से इस कोरोना का कुछ जो वेरिएंट आ रहे तरह तरह के, उसको हम रोक पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, वैक्सीनेशन इस देश का कार्यक्रम जी। पर दुर्भाग्य हो रहा है कि केंद्र सरकार 200 रुपए में खरीद रही है और राज्यों को 400 रुपए में एक डोज मिलेगा, मतलब 800 रुपए का एक डोज। हाँ, 4.5 करोड़ की आबादी को हमें डोज लगाना है। आप बताइए, जो शिवराज सिंह चौहान बेचारे 500 करोड़ का कर्जा लेके अपना घर चला रहे हो, आप उनसे कह रहे हो कि भैया 800 रुपए का डोज खरीद के फ्री ठोक दो। जी। आप समझिए कितना रुपया लगेगा, 3,500 करोड़ रुपया चाहिए ये डोज लगाने के लिए। जी। जी। तो आप जो वो सीरम कंपनी का जो ये कौन सा भाई, कौन सी लूट बची है भाई, कौन से लोग दे, वो सीरम कंपनी श्रीलंका में 315 रुपए में दे रही है। जी। कोई सीरम कंपनी दूसरों को शायद मैं सोचता हूँ 280 या 300 रुपए में दे रही, और हम 400 रुपए में खरीद रहे हैं। यार ये कौन से लोग हैं देश को, कौन से डकैतों के हाथ में देश जा रहा है? ये तो सीरम कंपनी का वो उसको ये नहीं लग रहा कि भाई मेरा ये देश उसका भी तो है क्या, लाशों के ढेर पे पैसे कमाने आएगा वो भी? यार सही बात है, यकीनन स्थिति बहुत खराब है। और हमने आपके 2 सवाल पे जो उत्तर चाहे थे वो हमको मिल गए। चलते चलते एक सवाल जो पूरे देश के जहन में आ रहा है, शायद आपने भी सोचा होगा, इसका चर्चा सब जगह चल रही है, उसका ताल्लुक इंदौर से भी, पूरे देश से भी है। आम लोगों में धारणा है या सोच है कि जैसे ही 2 मई के रिजल्ट आएंगे देश को एक बड़े लॉकडाउन का सामना करने की स्थिति आ सकती है। क्या लगता है, इस प्रकार की कोई स्थिति देश के सामने आएगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत कुशल राजनेता हैं जी। प्रधानमंत्री जी ने खुद कल परसों में कह दिया है, जो उन्होंने 19 मिनट का भाषण दिया था, ये उनका 8वां भाषण था देश के नाम संदेश। 13 महीनों में 8 बार संदेश दे चुके। और इस 19 मिनट के संदेश का कि अपने को बचाओ भैया, बाकी कुछ नहीं बचा दुनिया में, है ना। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जो लॉकडाउन की व्यवस्था है, प्रधानमंत्री जी ने बड़े अपने आप को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। आपको मालूम है आधा देश लॉकडाउन लग चुका। जब 613 को मरीज मिले थे और केवल 17 लोग मरे थे इस देश में कोरोना से, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल बिना किसी राज्य सरकारों से बात किए हुए लॉकडाउन लगा दिया था। है ना। और अब जब 3.5 लाख मरीज मिल रहे हैं और 2000 रोज मर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तो राज्यों को छोड़ दिया है, मतलब अगर लॉकडाउन लगाए तो राज्य जाने और उसका काम जाने। मेरा कोई लेना देना नहीं है लॉकडाउन से। आप कैसी राजनीति कर रहे हैं भाई इस देश में? आप राजनीति, वाकई आप राजनीति कर रहे हो इस देश में कि मैंने अपने आप को बचा लिया, मेरे कहने से। मैंने तो मना कर दिया था पहले दिन ही, अगर ऐसा था तो पिछले बार आपने क्यों लगा दिए बिना पूछे पूरे देश में? ये सब खेल है, ये सब राजनीति का बड़ा खेल है। और इस समय देश को लॉकडाउन की जरूरत है। आप इंदौर में बैठे हो, लॉकडाउन नहीं है क्या यहाँ? इससे ज्यादा सख्त कर्फ्यू आपने देखा था क्या पिछले बार? बिल्कुल नहीं देखा था। सारे बैरिकेड कस दिए, चौराहों से निकलना मुश्किल है किसी का। लोग 250-250 लोग जेलों में बंद पड़े हुए हैं, रोज हर रोज गाड़ियां भरा रही है। इतना सख्त लॉकडाउन तो कहीं नहीं देखा आपने। आधे देश में लॉकडाउन लग चुका है और ये 2 तारीख के बाद में बचे हुए देश में भी लॉकडाउन लग भी जाए तो कोई आश्चर्य मत करिए। बिल्कुल, मतलब ये कुल जमा है कि मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति के परीक्षा में देखा जाए तो कोरोना को यहाँ संजीवनी मिल रही है राजनीति के चलते, और कहीं ना कहीं वो प्रगति पर
हम और आप दोनों चाहेंगे कि देश में इस प्रकार की प्रगति और प्रवृत्ति दोनों पर रुकावट आए और एक अच्छा वातावरण तैयार हो। आपने तत्काल टाइम न्यूज़ के लिए फेसबुक लाइव में बात करी, पूरे देश के बारे में, बंगाल के बारे में बात करी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।